हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के हैं आपकी लेसन नंबर 7 से, वो है मंत्री परिषद। देखो, हमारी जो लास्ट क्लास रही थी, लास्ट क्लास के अंदर हमने राज्यपाल को कंप्लीट किया था, उसकी जो कार्य शक्तियाँ थी। आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, इसके अंदर हम मंत्री परिषद का गठन करने वाले हैं। वैसे तो मंत्री परिषद से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है मंत्री परिषद का गठन और दूसरा बनता है मंत्री परिषद की शक्तियाँ। ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए हैं। और आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर 7-7 नंबर के आते हैं। लेसन नंबर 7 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आपने लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है, बीच में मिस नहीं करना। और जिसने अभी तक पहले वाली वीडियो को वॉच नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आपने प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देखना है। और साथ में जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और साथ में इसे लाइक और कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम शुरुआत करेंगे आज मंत्री परिषद। देखो, आज की हमारी इस क्लास के अंदर मंत्री परिषद का गठन करने वाले हैं। मैं शुरुआत वहीं से ही करूंगा जहां से मैं पहले से करता आया हूं। मंत्री परिषद के गठन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके पॉइंट याद रखने हैं। मैं शुरुआत से कहता आया हूं पॉइंट। देखो, इसके अंदर आपकी बुक के अंदर 9 पॉइंट दिए हुए हैं। आपकी बुक में 9 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन 9 पॉइंट को याद करने के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। ये 9 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है इसके अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति। पहला पॉइंट कौन सा है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। दूसरा आ जाएगा इसके अंदर मंत्रियों का चयन। देखो, मंत्री परिषद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले जो भी मंत्री चुने जाते हैं वो सीएम की नियुक्ति करते हैं, और वही सीएम क्या करता है? मंत्री परिषद का चुनाव करता है, मंत्रियों का चुनाव करता है। और इस मंत्री परिषद में कुल सदस्यों का 15% चुनाव किया जाता है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, जो भी मंत्री चुने जाते हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। चौथा आ जाएगा इसके अंदर कि जो मंत्री चुना गया है उनमें किस प्रकार कार्य विभाजन किया जाएगा, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। पांचवा आ जाएगा मंत्रियों को शपथ ग्रहण। और छठा आ जाएगा इसके अंदर मंत्रियों की श्रेणियां। कि मंत्रियों की श्रेणियों की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है इसके अंदर कैबिनेट, दूसरी राज्य और तीसरी उप मंत्री। और सातवां आ जाएगा इसके अंदर मंत्रियों का कार्यकाल। अगर पॉइंट आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। और आठवां आ जाएगा इसके अंदर कि जो मंत्री परिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्री परिषद का दायित्व क्या होता है वो बताना है। और लास्ट आ जाएगा इसके अंदर 9वां, वेतन भत्ते। कि मंत्रियों को कितना वेतन दिया जाएगा और कौन कौन से भत्ते निर्धारित होते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम पहले पॉइंट से कि मंत्रियों की जो नियुक्ति से पहले क्या किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति से पहले सीएम की नियुक्ति, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखो, ये जो मुख्यमंत्री है ना, जब हमारे राज्य में आम चुनाव होते हैं तब हम मुख्यमंत्री को वोट नहीं देते। तब हम क्या करते हैं? तब हम हमारे विधानसभा क्षेत्र के सदस्यों का चुनाव करते हैं, और वही सदस्य चल करके अपने में से ही एक सदस्य को मुख्यमंत्री के रूप में मतलब कि उनका चुनाव किया जाता है। और हमारे संविधान के हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और जो अन्य मंत्री चुने जाते हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है।
अनुच्छेद 164। इसके अलावा जो भी अन्य मंत्री चुने जाते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब आ जाएगा इसके अंदर दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, मंत्रियों का चयन। देखो यहाँ जो मंत्री होते हैं ना, किस मंत्री का चुनाव किया जाएगा उसके लिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो भी मंत्री परिषद होगी वह कितना प्रतिशत होगी, 15%। मान लीजिए राजस्थान के अंदर कुल विधानसभा सदस्य कितने, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो वर्तमान में कितनी है, 200 है। तो मंत्री परिषद में कितने होंगे, 15%। तो 200 का 15% निकालें तो कितना आएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो टोटल कितनी होगी, 30। आपने ये संख्या नहीं लिखनी 30, आपने क्या लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है कि राजस्थान में या फिर मंत्री परिषद के अंदर कुल सदस्यों का 15% ही शामिल किया जाएगा, 15% से अधिक नहीं हो सकता। और ये जो संशोधन था ना, ये जो संशोधन था, ये जो सदस्य संख्या जो 15% निर्धारित की गई थी, ये हमारे संविधान में संशोधन जब किया गया था, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा इस संख्या को निर्धारित किया गया था। अब इसके लिए क्या होता है कि मंत्रियों के चयन के लिए मुख्यमंत्री को दो बातों को ध्यान में रखना होता है। कौन कौन सी, पहली बात होती है कि राज्य के सभी क्षेत्रों, मतलब कि प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, जो वर्ग हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व रूप में उसका चुनाव किया जाए। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से वो क्या करेगा, मंत्री परिषद का निर्माण करेगा। और जिससे क्या होगा कि जो मंत्री परिषद है वो एक इकाई के रूप में, एक यूनिटी के रूप में कार्य करेगी। ओके, इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर योग्यताएं, कि जो मंत्री चुने गए हैं उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब आप लिखोगे सर इसके अंदर तो वह 25%, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अरे वो तो पहले ही हो गया, वो पहले ही हो चुका है। जब उसका चुनाव मंत्री के रूप में हुआ तभी वो इस योग्यता को पूरा करके ही मंत्री बना। यहाँ बात किसकी हो रही है, 15% में शामिल होने की बात हो रही है। तो इस 15% में शामिल होने के लिए दो योग्यताओं का होना जरूरी है, दो तरह की योग्यताओं का। पहली योग्यता क्या है कि वह दोनों सदनों में से, वह दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, या तो वो विधानसभा का सदस्य हो या फिर विधान परिषद का। अगर किसी राज्य में एक ही सदन है तो वह उस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं है, ना ही वो विधान परिषद का सदस्य है, और ऐसे व्यक्ति का चुनाव मंत्री परिषद में किया जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए कितना समय निर्धारित होता है, उसको 6 माह का समय दिया जाता है। इस 6 माह में वह व्यक्ति विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करने की आवश्यक, मतलब कि उससे आवश्यकता है। यदि वो इन 6 महीनों में विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त नहीं करता, चाहे वो विधानसभा है या फिर विधान परिषद, यदि वो इनमें प्राप्त नहीं करता सदस्यता, तो उसे इसका जो पद होगा विधान परिषद के, सॉरी, मंत्री परिषद के अंदर, वो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यदि वो सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो सदस्यता है वो पहले की जैसे बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। ओके, अब हम बात करेंगे आगे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या था हमारा, कार्य विभाजन। देखो मंत्री परिषद के अंदर जिन भी मंत्रियों का चुनाव किया जाता है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्य विभाजन, कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, कौन सा विभाग दिया जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि कार्य विभाजन के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा सबसे पहले एक कार्य सूची बनाई जाती है। इस कार्य सूची में
इस कार्यसूची के अंदर क्या होता है कि एक तरफ तो विभाग होता है और दूसरी तरफ मंत्री का नाम। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे विभाग लिखा स्वास्थ्य विभाग, कि राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य विभाग, रक्षा विभाग, ठीक है, परिवहन विभाग, उद्योग मंत्री, औद्योगिक विभाग, या फिर इसके अलावा और भी आ जाएगा, इसके अंदर सामाजिक विभाग है। तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक विभाग के लिए एक एक मंत्री का चयन किया जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि दो विभागों का भी एक मंत्री बनाया जा सकता है, एक व्यक्ति को दो विभाग भी सौंपे जा सकते हैं, अगर चाहे तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ जो कार्यसूची बनाई गई वो किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई। अब ये कार्यसूची किसके पास जाएगी, ये कार्यसूची जाती है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल के द्वारा ही इन्हें नियुक्ति दी जाती है। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने मुख्यमंत्री के अंदर आपको बताया था, जब हमने पहला पॉइंट किया था मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो उसमें यही बताया था कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो अन्य मंत्री चुने जाते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा होती है। तो यहाँ कार्यसूची बनाने के पश्चात ही राज्यपाल को ये भेजी जाती है और उसके पश्चात राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। ओके, ये हो गया इनका कार्य विभाजन। अब हम बात करेंगे आगे 5 नंबर पॉइंट की। 5 नंबर पॉइंट आता है इसमें शपथ ग्रहण। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ राज्यपाल ने क्या किया, इनकी नियुक्ति की, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। तो नियुक्ति के बाद क्या होगा, इन्हें शपथ दिलाई जाती है पद की। इन्हें जो भी मंत्री चुना जाता है इन्हें दो तरह की शपथ दिलाई जाती है, और शपथ दिलाने का जो काम है वो किसका होता है, ये राज्यपाल का ही होता है। नियुक्ति और शपथ आ जाए तो वो कौन करवाएगा, राज्यपाल। अब यहाँ दो तरह की शपथ दिलवाई जाती है। पहली शपथ होती है पद की और दूसरी शपथ होती है गोपनीयता की। ठीक है, पद के लिए यानी कि उस मंत्री को जब शपथ दिलाई जाती है तो उसे अपने पद पर कर्तव्यनिष्ठ रह करके उसे शपथ दिलाई जाती है कि वो अपने पद को गरिमा युक्त बनाए रखेगा, उसके पद की जो अवहेलना नहीं करेगा, उस पद पर कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्य करेगा। और दूसरी शपथ होती है गोपनीयता की, कि वह मंत्रिमंडल में रह करके, मंत्री परिषद में रह करके सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो कैसे होगा, गोपनीय तरीके से होगा, गुप्त रूप से होगा। वह उस कार्य को किसी भी पर्सनल व्यक्ति को नहीं बताएगा। वो कार्य कब उजागर किया जाएगा, कब लोगों को बताया जाएगा, सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा। जब सभी की सहमति हो तभी उस कार्य को सार्वजनिक रूप से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये होता है दो तरह की शपथ, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। अब हम बात करेंगे आगे 6 नंबर पॉइंट की। 6 नंबर पॉइंट आता है इसके अंदर मंत्रियों की श्रेणियां। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि मंत्रियों की जो श्रेणियां हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहला मंत्री आता है इसके अंदर कैबिनेट स्तर का, ये उच्च स्तर के मंत्री होते हैं। इसके निचले स्तर के जो मंत्री हैं वो राज्य स्तर के हैं। ये जो राज्य स्तर के मंत्री हैं ये बीच का काम करते हैं, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच की स्थिति होती है। और जो उप मंत्री होते हैं, ये जो उप मंत्री होते हैं ये कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्रियों के बीच में, राज्य मंत्रियों के नीचे रह करके कार्य करते हैं। ये होती हैं मंत्रियों की श्रेणियां। ओके, और प्रत्येक स्तर के मंत्री को अपना अपना कार्य दिया जाता है, और उपखंड स्तर पर या खंड स्तर पर जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, उप मंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर 7 नंबर पॉइंट, कार्यकाल, कि जो मंत्री चुना जाता है उनका कार्यकाल निश्चित होता है। प्रत्येक मंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होता है, कि उसका जो चुनाव है वो 5 वर्ष तक रहता है। ये जो कार्यकाल है ना स्टूडेंट, ये जो कार्यकाल है ये कब तक बरकरार रहता है, जब तक विधानसभा को बहुमत प्राप्त है, जब तक विधानसभा को बहुमत प्राप्त है। और दूसरी चीज आपने क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी बात यह है
कि ये जो मंत्री है तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे विश्वास प्राप्त होता है। यदि सदन में इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, यदि सदन में उस मंत्री को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यदि अविश्वास प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को, उस मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है। यदि मुख्यमंत्री चाहे, यदि मुख्यमंत्री चाहे तो वह उस मंत्री को स्वयं उसके पद से हटा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो चयन था वो किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री उसे उसके पद से हटाने का जो नाम है वो किसको प्रस्तावित करेगा? वो राज्यपाल को उसका नाम प्रस्तावित करेगा और राज्यपाल उसे उसके पद से हटा देगा। ये होता है इसका कार्यकाल। चाहे तो वो व्यक्ति स्वयं अपना पद छोड़ सकता है, या वो 5 वर्ष बाद अपना पद छोड़ेगा कार्यकाल पूर्ण होने पर, या फिर उसे समय से पहले भी निकाला जा सकता है। कोई भी परिस्थिति हो सकती है उसके कार्यकाल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट इसमें 8 नंबर। 8 नंबर आता है इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व। स्टूडेंट, ये जो मंत्री परिषद होती है ना, अगर देखा जाए तो ये वास्तविक रूप से, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के यदि किसी मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है तो उससे हटाने के लिए आपको पता ही है क्या प्राप्त करना जरूरी है? बहुमत प्राप्त करना जरूरी है। मैंने अभी आपको पीछे कार्यकाल के अंदर बताया था कि किसी मंत्री को हटाने के लिए क्या जरूरी है? अविश्वास प्रस्ताव, वो भी बहुमत से पारित हो तभी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। और यदि किसी मंत्री के द्वारा कोई प्रस्ताव रखा गया है, यदि उस विधेयक को अस्वीकार कर दे या मंत्री परिषद को ही त्याग पत्र देना हो तो उस स्थिति में भी जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वह अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे या उनका पद ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 9 नंबर, इन मंत्रियों के वेतन भत्ते। कि जो विधान परिषद में सदस्य शामिल होते हैं इनको कितना वेतन दिया जाएगा और कितने भत्ते मिलेंगे। इनके भत्तों का जो निर्धारण है वो सदन में मंत्री परिषद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। जो भी मंत्री परिषद के अंदर शामिल होता है, जो मंत्री मंडल में चुना जाता है, वही व्यक्ति इन सदस्यों का वेतन निर्धारित करते हैं कि वेतन में कितनी वृद्धि की जाए या फिर वेतन में कितनी कमी की जाए। इन सब का निर्धारण विधानसभा में ही होता है। और दूसरी बात ये कि उन मंत्रियों को वेतन के साथ साथ कौन कौन से भत्ते दिए जाएं, जैसे रहने का मकान है, बिजली का बिल है, लाइट का बिल है, एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक गवर्नमेंट गाड़ी है। यानी कि हर तरह के खर्चे के लिए सरकार के द्वारा उसे भत्तों के रूप में कुछ रुपए दिए जाते हैं, कुछ राशि दी जाती है। और इन्हीं भत्तों का जो निर्धारण है वो किसमें होता है? वो विधानसभा में ही किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मंत्री परिषद। हमारा टॉपिक क्या था? मंत्री परिषद का गठन। बहुत इजी टॉपिक था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कल हमारी जो क्लास रहेगी, कल हम करने वाले हैं मंत्री परिषद की शक्तियां, कि मंत्री परिषद के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जिसके तहत वो कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो आपने कल की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी है। और जिसने अभी तक पहले की क्लासों को वॉच नहीं किया है प्लीज़ उन क्लासों को वॉच करें, जिससे आपका जो समाजी का सिलेबस है वो जल्दी से कवर हो जाए। और आपके जितने साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं 10वीं के, आप उन्हें इस वीडियो का लिंक दीजिए, उन्हें शेयर करिए, उन्हें भी कहिए कि आप इस वीडियो को वॉच करें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।